हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टूनर चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है। तो पहला कथन कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बाढ़ नियंत्रण और शमन का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। विचार कीजिए जब तक। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का उल्लेख किया गया है। हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल एक कथन इसका सही है, दूसरा कथन इसका गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। सूची 2 राज्य सूची से रिलेटेड है कि प्रविष्टि 17 के रूप में जल निकासी और तटबंधों बांधों को शामिल करने के आधार पर अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी के विनियमन और विकास के मामले को छोड़कर बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है, इसको ध्यान रखिए ये वाला पॉइंट। तो घाटियों का उल्लेख सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 56 में किया गया है। तो घाटियों का उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों? ये आपकी संघ सूची 1 में किया गया है। अगला देखते हैं, फ्लड प्लेन जोनिंग राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के दायरे की भूमि से संबंधित है। सूची 2 की प्रविष्टि 18 के तहत भूमि राज्य का विषय है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया हमारा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। देखते हैं आगे, केंद्र सरकार की भूमिका केवल ध्यान रखिएगा परामर्श देने और दिशा निर्देश के निर्धारण तक ही सीमित हो सकती है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। केंद्र सरकार की भूमिका केवल परामर्श देने और दिशा निर्देश के निर्धारण तक ही सीमित हो सकती है। अगला देखते हैं, संविधान में शामिल 7वीं अनुसूची की तीन विधायी सूचियों में से किसी भी बाढ़ नियंत्रण और शमन का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होने वाला था? पहला सही होने वाला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, बताना है कौन से सुमेलित हैं। तो पहला दिया गया एक तरफ सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं संबंधित। तो पहला कह रहा है शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है दोस्तों? विचार कीजिए, भारत और फ्रांस के बीच। दूसरा है करुण शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तीसरा है हरुमय शक्ति, भारत और मलेशिया के बीच। आपको बताना है कौन से युग्म सुमेलित है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा स्टेटमेंट या तीसरा या ऑप्शन डी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन डी होने वाला है। देखते हैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है। तो भारत और फ्रांस सैन्य शक्ति अभियान द्विपक्षीय संयुक्त है, ध्यान रखिएगा, द्विपक्षीय होता है। छठा संस्करण ये सब नहीं ध्यान रखना, फ्रांस के फ्रेजस में आयोजित किया गया। सिर्फ ये याद रखना कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है, द्विपक्षीय होता है। गगन शक्ति का संचालन भारतीय वायुसेना, याद रख सकते हो, हिंद महासागर क्षेत्र के संपूर्ण विस्तारित क्षेत्र में वायु सैन्य क्षमता की प्रभुत्व को प्रदर्शित करता है। तो गगन शक्ति वाला भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। गरुण शक्ति क्या कहता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है दोस्तों, याद रखना है आपको है, और ये सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। और हरुमय शक्ति इसके बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से सही होने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट कहने वाला है, यह पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। ध्यान करिए आप लोग, मैपिंग करते हैं हम डेली। दूसरा है, यह बाबल मंदिर जल लबरुमाद्र द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या होने वाली दोस्तों? सही होने वाली, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी इसका सही बन जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो लाल सागर एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन जो उत्तर पूर्व में, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका, पश्चिम में और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। इसलिए स्टेटमेंट पहली क्या हो जाती है दोस्तों? बिल्कुल सही है, जैसा हमने देखा था। लंबा और संकीर्ण आकार का बेसिन भूमध्य सागर के मध्य और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर से दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। उत्तरी छोर का यह अकाबा की खाड़ी और सुएज की खाड़ी से अलग होता है। ये याद रखना है आप लोगों को कि यह गल्फ ऑफ अकाबा और सुएज की खाड़ी से अलग होता है, नॉर्थ वाला पोर्शन इसका। तो सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा, ये तो आपको पता ही है। दक्षिणी छोर पर बावल मंदिर, याद रखिएगा इसको, जल लबरुमाद द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाती है। कुछ 6 इसके सीमावर्ती देश हमको देखने मिल सकते हैं जो इससे लगे हुए हैं, देख लेते हैं। यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के घटक हैं? आपको बताना है कौन से भुगतान संतुलन के घटक हैं। बैलेंस ऑफ बीओपी की बात कर रहा है ये, आपको पता ही है कि बीओपी क्या होती है ना। देखते हैं, तो हमें बताना है कौन से सही कूट का चयन करना है। ये 4 चीजें दी गई हैं, बताइए कौन से सही हैं जो बीओपी के अंतर्गत आते हैं। क्या चालू खाता आता है? देखिए
पूंजी खाता आता है, त्रुटियां और चूक आती हैं और विदेशी मुद्रा भंडार आते हैं। देखिए आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये चारों ही चीजें क्या होने वाली है दोस्तों, बीओपी के अंतर्गत ही आती हैं, घटाएंगे उसके। देखते हैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है प्लेयर्स के लिए। भुगतान संतुलन के घटक बीओपी। एक देश का बीओपी खाता तैयार करने के लिए विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन देन को चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता और त्रुटियां और चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एक चालू खाता होता है और एक पूंजी खाता होता है। उसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा, अक्सर हम पढ़ते हैं चालू खाता और पूंजी खाता, तो ये भी याद रख लेना कि वित्तीय खाता भी होता है, त्रुटियां और चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है बीओपी को। और यह विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन को दर्शाता है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है उसके परिवर्तन को दर्शाता है क्या, बीओपी। तो चालू खाता क्या होता है, यह एक दृश्यमान होता है जिसे व्यापारिक माल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी आज से रखिएगा क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के लिए ऐसी ही कुछ हिंदी होती है। व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और जो अदृश्यमान वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, गैर व्यापारिक माल। तो कभी कभी लिख के दे सकता है कि चालू खाता में गैर व्यापारिक माल आता है ना, और दृश्यमान मतलब व्यापारिक माल होता है, कि निर्यात और आयात को दर्शाता है। तो याद रखना है दोस्तों, दृश्यमान और अदृश्यमान वस्तुओं के निर्यात और आयात को दर्शाता है क्या, चालू खाता। तो अदृश्यमान में आप देख लो क्या क्या आता है, सेवाएं आती हैं, विप्रेषण आता है और आय शामिल होती है। ध्यान रखिएगा, पूंजी खाता यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। दोस्तों पूंजीगत खाता क्या दर्शाता है, किसी भी देश के पूंजीगत व्यय होगा या फिर आय को दर्शाएगा। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों का शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है। क्या देता है दोस्तों, शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है किसी भी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों का। याद रखिएगा, प्राइवेट और पब्लिकली दोनों। अब ये देखिए हिंदी वर्ड देखिए कितना टफ है, बाहरी वाणिज्यिक उधार, है ना, ऐसे ही लिख के दे देता है वो आपको, जो वापस ट्रांसलेट करके आता है। तो इसका आप याद रखना, ईसी भी बोलते हैं इसी को, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको अपन बोलते हैं क्या, एफडीआई, है ना। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ये भी याद रखिएगा, एफआईआई बोलते हैं इसको, एफपीआई बोलते हैं। और ये सब क्या होते हैं दोस्तों, पूंजी खाते के हिस्से होते हैं। तो हमें यही याद रखना है कि चालू खाता में आपके दृश्यमान अदृश्यमान दोनों चीजें आती हैं। तो पूंजी खाते में हमारे पास क्या आता है दोस्तों, पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाएगा, और इसमें हमको क्या मिल जाएगा, एफटीआई मिल जाएगा, एफपीआई मिल जाएगा, और आपका ईसीबी वगैरह जो होंगी वो इसी के अंतर्गत आने वाली है, जिसमें कैपिटल जो आपका अकाउंट होता है। और यहाँ करंट अकाउंट में मैंने आपको बता दिया क्या होती है, अदृश्यमान और दृश्यमान। अच्छा, अदृश्यमान में भी क्या आएंगी, सेवाएं, विप्रेषण और आय शामिल होती है। त्रुटियां और चूक देखते हैं, कभी कभी भुगतान संतुलन की स्थिति न होने के कारण असंतुलन में बीओपी में त्रुटियों और चूक यानी एरर्स और ओमिशंस के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है। अगला देखते हैं, विदेशी मुद्रा में परिवर्तन। विदेशी मुद्रा में परिवर्तन मतलब मुद्रा भंडार में होने वाला जो उतार चढ़ाव है। तो भारतीय रिजर्व के द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्ती मतलब होता है, आप हिंदी देखिए, इसको बोलते हैं एसेट बोलते हैं, में परिवर्तन और विशेष आयरण अधिकार जो एसडीआर होता है ना, आईएमएफ वाला, के परिवर्तन शामिल होते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि ये किसके बारे में बोला जा रहा है। कुछ 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें यहाँ पास डिफाइन करना है कि किसकी हमको परिभाषित कर रहा है, किन चीजों को। इन चारों में देखते हैं। यह वर्ष 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आप लोग यहीं से समझ सकते हैं, यहीं से आप इसका आंसर पकड़ सकते थे अगर हमको ये दोनों चीज नहीं भी पता है। और थोड़ा सा आप लोग एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका भी देखिएगा, क्या होता है, हमको नॉलेज भी होती है, उसके साथ कॉमन सेंस यूज करेंगे तो एमसीक्यू आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, मौजूदा सभी महाद्वीप अतीत में एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहते थे दोस्तों, पेंजिया कहते थे। ये अलग आपका थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए हम क्या करते हैं, सभी देखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, गलत मान लेते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होता, कुछ यहाँ पास हमको एक्सेप्शन लेके चलना पड़ता है, वाद भी होते हैं। तो यहाँ पास सभी महाद्वीप हैं, ये वाली स्टेटमेंट भी लिखी, पहली सही है और दूसरी भी सही है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, पेंथलासा नामक एक विशाल महासागर मौजूद था जो पेंजिया को घेरे हुए था। तो पेंजिया को कौन घेरा था दोस्तों, पेंथलासा नामक क्या था, एक महासागर था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है इसकी फ्रेंड्स, सही होने वाली है। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, ये बोलने वाला है किसको, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात कर रहा है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महासागरों और महाद्वीपों दोनों की बात कर रहा है, के वितरण से संबंधित है। अब यहाँ देखिएगा, वो लगा के बोल देगा आपको कि भैया केवल महाद्वीप के वितरण से, नहीं, महाद्वीप और महासागर दोनों के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पहली बार 1912, इसको जरूरी नहीं है, जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर, ये आपको पता ही है। इस सिद्धांत के मुताबिक मौजूदा सभी महाद्वीप है ना, ध्यान रखना, सभी महाद्वीप भूखंड क्या था, पेंजिया से जुड़े हुए थे, उनके चारों ओर एक विशाल महासागर पेंथलासा मौजूद था। इसको आप याद रखिएगा।
लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया विभाजित होना शुरू हुआ था। इसको कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी घटकों का निर्माण करते हुए लॉरेशिया, ये याद रख लेना आप, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में दो बड़े महाद्वीपीय भूभागों में टूट गया। तो जो पैंजिया था दोस्तों, वो एक लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में दो बड़े महाद्वीपीय भूभाग में ये टूट चुका था। आप इसको याद रख सकते हो कि जो पैंजिया था वो दो भाग हो गए थे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स की दृष्टि से। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड विभिन्न छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे, जो क्रम आज भी जारी है। तो आज भी जारी है दोस्तों। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट में गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, डेली मिलते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। जब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।